कहानी की शुरुआत कूपर नाम के एक आदमी से होती है जो कभी नासा में पायलट था, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उसे मक्के की खेती करनी पड़ती है क्योंकि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया भूख से जूझ रही है और धरती पर मक्के के अलावा सभी प्रकार की फसलें उगना भी बंद हो गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में मक्के की खेती करना भी असंभव हो जाएगा और पूरा मानव जात खत्म हो जाएगा। कूपर अपने 2 बच्चों और अपने फादर इन लॉ के साथ रहता है, जिसमें लड़के का नाम टॉम है और लड़की का नाम मर्फ है, जो पढ़ाई में बहुत होशियार है। उसे साइंस और दूसरे ग्रहों के बारे में जानने में काफी रुचि है। मर्फ जिस कमरे में सोती है वहाँ काफी सारी किताबें रखी होती हैं और वह बुक्स बार बार अपने आप ही नीचे गिर जाती है। मर्फ अपने पिता को कई बार बता चुकी है कि उसके कमरे में भूत है और मुझे लगता है कि वह भूत आप है, मगर कूपर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और मर्फ को कहता है कि यह सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। लेकिन मर्फ कहती है कि आपने ही तो कहा था कि जो हम नहीं जानते उसे कबूल करना भी साइंस है, जिस पर कूपर बताता है कि अगर तुम्हें लगता है कि सच में भूत है तो तुम उससे डरने के बजाय उस पर जांच करो और पता लगाओ कि ये क्यों हो रहा है। जिसके बाद एक दिन कूपर अपने बच्चों को बेसबॉल का मैच दिखाने ले जाता है। तभी वहाँ तेज आंधी का सायरन बजने लगता है। अब इस धरती पर ऐसे खतरनाक तूफान आना एक आम बात हो चुकी है। तूफान के चलते मैच रद्द हो जाता है और सब मुंह पर मास्क लगाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर कूपर अपने दोनों बच्चों को उनके रूम की खिड़की के दरवाजे बंद करने को कहता है, जिसके बाद जब मर्फ अपने रूम में जाती है तो उसकी खिड़की से काफी धूल अंदर आ रही थी। कूपर उस खिड़की को बंद कर देता है। तभी वह देखते हैं कि उनके रूम के फर्श पर धूल से कुछ अजीब तरह की लाइनें बन रही हैं। मर्फ अपने डैड से कहती है कि मुझे लगता है कि कोई भूत हमसे बात करना चाहता है। जिसके बाद कूपर मर्फ को टॉम के कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है और वह खुद उन धूल से बनी लाइनों को समझने की कोशिश करता है। उसे उन धूल से बनी लाइनों और बुक के अपने आप गिर जाने की वजह को समझने में पूरी रात बीत जाती है। जब सुबह होती है तो मर्फ वहाँ आकर देखती है कि उसके पिता अभी भी वहीं बैठकर उन धूल की लाइनों को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि ये भूत नहीं है बल्कि यह बुक्स ग्रेविटी की वजह से गिरती है। जिसके बाद कूपर एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाकर गिरता है। कूपर मर्फ को बताता है कि ये बाइनरी कोड है जिसके जरिए हमें कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बाइनरी कोड एक तरह की भाषा है। जैसे हम किसी को मैसेज भेजने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बाइनरी भाषा में किसी को मैसेज भेजने के लिए 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी इन लाइनों में जो मोटी लाइन है उसका मतलब 1 है और पतली लाइन का मतलब 0 है, जिससे उसे उन लाइनों के जरिए एक कोड मिलता है और जब वह उस कोड को डिकोड करता है तो उसे एक जगह की लोकेशन के बारे में पता चलता है। जिसके बाद कूपर और मर्फ गाड़ी लेकर उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वह देखते हैं कि यह जगह एक सुनसान इलाके में है और आगे जाने का रास्ता बंद होता है। कूपर कट्टर की मदद से उस जाली को काटने की कोशिश करता है, मगर तभी कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कूपर एक चेयर पर बैठा हुआ है और एक रोबोट उससे कुछ सवाल पूछ रहा होता है, मगर कूपर उसे कोई जवाब नहीं देता और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एमेलिया है, जो एक साइंटिस्ट है। वह कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और मर्फ भी वहीं होती है। तभी कूपर देखता है कि वहाँ प्रोफेसर ब्रांड भी बैठे हैं, जिनके साथ कूपर पहले नासा में काम करता था। वह सब लोग यह जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ये बहुत ही खुफिया जगह होती है और इसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा होता है। कूपर बताता है कि मुझे ग्रेविटी की मदद से इस जगह के बारे में पता चला, मगर वहाँ बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। कूपर को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है और उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। वह कहता है कि पहले आपको वादा करना होगा कि मुझे और मेरी बेटी को आप लोग यहाँ से सही सलामत घर जाने दोगे। तब प्रोफेसर ब्रांड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में पता नहीं है। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रांड नासा में साथ काम कर चुके हैं, मगर कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया में जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट थे वह सब आज से 10 साल पहले पूरी दुनिया में बंद हो चुके हैं। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चालू है, मगर इसे दुनिया से छुपाकर चलाया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से जूझ रही है और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अब भी अपनी स्पेस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसे चलाने में अरबों रुपए का खर्च आता है। जिसके बाद प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत सारी फसलें पहले ही खो चुके हैं और अब सिर्फ मक्के की फसल बची है। आने वाले कुछ सालों में वह भी उगना बंद हो जाएगी और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा, जिससे धरती से ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कूपर प्रोफेसर ब्रांड से पूछता है कि क्या पृथ्वी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तब प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं नहीं, इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि अब हमें पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह को ढूंढना होगा जहाँ मानव जीवन संभव हो। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि अंतरिक्ष में एंड्योरेंस नाम का नासा का एक स्पेस शिप है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिससे हम वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ से हम दूसरे ग्रहों की खोज कर सकते हैं जहाँ मानव जीवन संभव हो। साथ ही वह कूपर को बताते हैं कि कोई विकसित सभ्यता या अनोखी जीव गुप्त रूप से मानव जाति की मदद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सैटर्न ग्रह के नजदीक आज से लगभग 48 साल पहले एक वार्म होल बनाया है, जिसके जरिए हम काफी कम समय में दूसरे यूनिवर्स में जाकर वहाँ पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह ढूंढ सकते हैं। वह कूपर को बताते हैं कि हम पहले ही 12 एस्ट्रोनॉट्स को उस वार्म होल के जरिए दूसरे यूनिवर्स में भेज चुके हैं। उनका मिशन है दूसरे यूनिवर्स में ऐसे ग्रह को ढूंढना जो मानव के रहने लायक हो और उन सभी के पास एक रोबोट है और जब उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहाँ इंसान रह सकते हैं तो वह एस्ट्रोनॉट्स उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 12 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें से उन्हें 3 एस्ट्रोनॉट्स का सिग्नल मिल चुका है। ये तीनों ग्रह गार्गंटुआ नाम के ब्लैक होल के नजदीक है। उन ग्रहों पर हम डायरेक्ट एस्ट्रोनॉट्स से बात नहीं कर सकते, उनके पास सिर्फ उन तीनों ग्रहों के सिग्नल्स हैं जो रोबोट ने भेजे हैं। इसलिए अब हम एक नए मिशन पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन एंड्योरेंस। इस मिशन में हम यहाँ से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को उस तीनों ग्रहों पर भेजेंगे जहाँ से उन रोबोट्स के सिग्नल मिले हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता करना है कि इन तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह मानवों के रहने के लिए सबसे बेहतर है। जिसके बाद प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं कि मानवों के जीवन को बचाए रखने के लिए उनके पास 2 प्लान है। प्लान ए में हम ग्रेविटी को समझ
समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उन्हें इसमें सफलता मिल गई तो एक स्पेस स्टेशन के जरिए पूरी मानव जाति को उस ग्रह पर भेज देंगे जो मानवों के रहने लायक हो। और इसके लिए उन्होंने एक विशाल स्पेस स्टेशन भी बनाया है और वह स्पेस स्टेशन वही है जहाँ पर कूपर और प्रोफेसर ब्रैंड खड़े हैं। दरअसल यह कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि ये एक विशाल स्पेसशिप है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा स्पेसशिप आखिरकार अंतरिक्ष में कैसे जाएगा। इसके लिए प्रोफेसर ब्रैंड ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो यह विशाल स्पेसशिप अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा। जैसे चांद पर बिना ग्रेविटी के सभी चीजें हवा में तैरने लगती है, ठीक उसी तरह। जिसके बाद सिर्फ इस स्पेसशिप को दिशा दिखाने की जरूरत होगी। अगर उनका प्लान ए फेल हो गया और ऐसा ग्रह ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, तो प्लान बी ये है कि एंड्योरेंस मिशन अपने साथ लगभग 5000 निषेचित मानव भ्रूण को ले जाएंगे, जिसके जरिए नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और मानव प्रजाति को बचाया जा सकता है। अब प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को कहते हैं कि हमें इस मिशन के लिए एक पायलट की जरूरत है और तुम पहले ही नासा में एक पायलट रह चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मिशन का कमांड तुम संभालो। क्योंकि यह दुनिया को बचाने का सवाल था, इसलिए कूपर भी इस मिशन के लिए मान जाता है। लेकिन मर्फ नहीं चाहती कि उसके पिता एक ऐसे मिशन पर जाएं जहां से वापस आने की कोई संभावना ना हो। कूपर उसे किसी तरह समझाता है, मगर मर्फ कहती है कि मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था उसका मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात नहीं मानता और जाने से पहले वह मर्फ को एक घड़ी देता है और बोलता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन यह दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरह से काम करेगी। क्योंकि अगर मैं ब्लैक होल के पास रहूंगा तो वहाँ वक्त की रफ्तार पृथ्वी के मुकाबले काफी कम होगी और जब मैं वापस लौटूं तो शायद तुम मेरी उम्र की हो जाओ और मेरी उम्र लगभग इतनी ही रहे जितनी की अभी है। जिसके बाद कूपर, प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी एमेलिया और उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स की टीम अपने मिशन पर निकल पड़ती है। अब स्पेस में जाकर ये लोग अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वहाँ पहले से मौजूद एंड्योरेंस नाम के स्पेस शिप से अटैच कर देते हैं और उसकी मदद से ये सभी वार्म होल के जरिए दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वहाँ से उन्हें उन तीनों ग्रहों पर जाकर पता करना था कि क्या वहाँ पर मानव जीवन संभव है या नहीं। ये सब डिसाइड करते हैं कि वह पहले मिलर के ग्रह पर जाएंगे जो गार्गनटुआ नाम के ब्लैक होल के काफी करीब होता है, जिस वजह से वहाँ बिताया 1 घंटा पृथ्वी में बिताए 7 साल के बराबर होगा। जिसके बाद यह मिलर के ग्रह पर जाने की तैयारी करते हैं और उन चारों में से उनका एक साथी एंड्योरेंस शिप पर ही रुकता है और बाकी के 3 लोग यान लेकर उस ग्रह की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उस पूरे ग्रह पर 2 से 3 फुट का पानी है, यानी कि उस ग्रह पर मानव जीवन संभव नहीं है। उन्हें वहाँ पर मिलर के यान का मलबा भी मिलता है, यानी कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। अब वह लोग उस यान का रिकॉर्डर ढूंढने लगते हैं। एमेलिया उस रिकॉर्डर को ढूंढने के लिए शिप से काफी दूर चली जाती है। तभी कूपर देखता है कि पानी की एक विशाल लहर उनकी तरफ आ रही है। कूपर उन्हें जल्दी वापस शिप पर आने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वह लहर उनके काफी करीब पहुंच जाती है। मगर एंड वक्त पर उनका रोबोट एमेलिया को उठाकर शिप पर ले आता है, लेकिन उनका तीसरा साथी मारा जाता है क्योंकि वह शिप पर नहीं पहुंच पाता। इस ग्रह पर इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। अब लहर की वजह से इनके शिप के इंजन में पानी भर जाता है, जिससे शिप का इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता और वापस इंजन स्टार्ट होने में उन्हें यहाँ 3 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत जाता है। जिसके बाद जब ये दोनों वापस एंड्योरेंस शिप पर पहुंचते हैं तो वहाँ मौजूद उनके साथी के लिए 23 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद वह बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेज आए हैं, उन्हें देख लो। जब कूपर उन मैसेजेस को देखता है तो उसका बेटा टॉम बताता है कि दादाजी अब नहीं रहे। साथ ही वह यह भी बताता है कि मेरी अब शादी हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं और आप दादाजी बन चुके हो। जिसके बाद कूपर मर्फ का मैसेज देखता है जो उसने अपने जन्मदिन पर रिकॉर्ड किया था, क्योंकि कूपर ने मर्फ से कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटूंगा जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ। और जब मर्फ ने यह मैसेज रिकॉर्ड किया था उस दिन वह उसी उम्र की हो गई थी जिस उम्र में उसके डैड अपने मिशन पर गए थे। मर्फ का मैसेज देखकर कूपर काफी इमोशनल हो जाता है। उसने इतने सालों में अपने डैड को सिर्फ यही एक मैसेज भेजा होता है क्योंकि वह अभी भी उनसे नाराज है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुकी है और वह प्रोफेसर ब्रैंड के साथ नासा में काम करती है। वहीं इधर यह तीनों ये डिसाइड कर रहे थे कि अब उन्हें इन बचे हुए 2 ग्रहों में से कौन से ग्रह पर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ इतना ही ईंधन बचा है जिनसे वह उन दोनों में से किसी एक ग्रह पर ही जा सकते हैं। कूपर बताता है कि हमें मैन के ग्रह पर जाना चाहिए क्योंकि वह ग्रह उनके काफी करीब है, मगर एमेलिया कहती है हमें एडमंड्स के ग्रह पर जाना चाहिए क्योंकि उस ग्रह से जो डेटा मिला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वह चाहती है कि उन्हें वहां जाना चाहिए। हालांकि इसकी एक वजह यह भी होती है कि एमेलिया एडमंड्स से प्यार करती है, मगर अंत में यह डिसाइड होता है कि वह मैन के ग्रह पर जाएंगे। इसके बाद यह लोग मैन के प्लैनेट्स पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ है। वह उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं। होश में आने के बाद मैन उन्हें बताता है कि इस ग्रह पर थोड़ी परेशानियां जरूर हैं, पर ये मानवों के रहने लायक है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर ब्रैंड अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। वह मरने से पहले मर्फ को बताते हैं कि प्लान ए सिर्फ एक दिखावा था। उन्होंने कई साल पहले ही ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था और वो पहले से ही जानते थे कि उनका प्लान ए कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उन्हें ब्लैक होल के पूरे डेटा की जरूरत होती जो उनके पास नहीं है और न कभी मिल सकता है। इस मिशन के जरिए उनका मैन मिशन प्लान बी को पूरा करना था, यानी कि कोई ऐसा ग्रह ढूंढना जो मानवों के रहने लायक हो और वहां जाकर इंसानों के भ्रूण के जरिए नए इंसान पैदा करके मानव जाति को बचाए रखना। इसका मतलब कि आने वाले कुछ समय में पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वे सभी मारे जाएंगे, क्योंकि उनका प्लान ए कभी कामयाब नहीं होगा। अब मर्फ प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी यानी एमेलिया को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती है और उसे बताती है कि प्रोफेसर ब्रैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही मर्फ वो सारी बातें भी बताती है जो प्रोफेसर ब्रैंड ने मरने से पहले उसे कही थी। मर्फ अपने पिता पर यह ब्लेम भी लगाती है कि उन्हें पता था कि प्लान ए एक झूठ है, फिर भी उन्होंने उन्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। हालांकि इसके बारे में प्रोफेसर ब्रैंड के अलावा किसी को पता नहीं था, उनकी बेटी एमेलिया को भी नहीं। अब कूपर यह फैसला करता है कि वह इस ग्रह से जाने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा। तभी उनका एक साथी कूपर से कहता है कि जब तुम पृथ्वी पर वापस जाओ तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और उनके रोबोट को
ब्लैक होल में छोड़ देना ताकि वह रोबोट ब्लैक होल के क्वांटम डेटा को कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज दे, जिससे प्रोफेसर ब्रैंड के ग्रेविटी के अधूरे काम को पूरा किया जा सके और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। इसके बाद जब कूपर और मैन इस ग्रह की जांच करने जाते हैं तो कूपर को पता चलता है कि मैन ने उन्हें गलत डेटा भेजा है, क्योंकि यह ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं है। उसने अपने रोबोट को भी ऑफ कर दिया होता है ताकि वो इस ग्रह का सही डेटा ना भेज सके, क्योंकि अगर उसने सही डेटा भेज दिया तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा और वो यहाँ से कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं जा पाएगा। इसके बाद मैन कूपर को मारने की कोशिश करता है। दरअसल उसका प्लान होता है कि वह इन तीनों को मारकर अकेला पृथ्वी पर चला जाएगा और वहां जाकर कोई झूठी कहानी बना देगा ताकि उसका सच सामने ना आए। मगर एमेलिया कूपर को बचा लेती है, लेकिन मैन उनके एक साथी को मार देता है। इसके बाद वह अपना यान लेकर एंड्योरेंस शिप से अटैच करने जाता है ताकि उसके जरिए वह वापस पृथ्वी पर जा सके। मगर जब वह अपने यान को एंड्योरेंस से अटैच करने की कोशिश करता है तब वह ठीक से उसे अटैच नहीं कर पाता। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। मगर इस हादसे में एंड्योरेंस शिप काफी डैमेज हो जाता है और वो स्टेबल नहीं रहता और तेजी से घूमने लगता है, जिस वजह से कूपर को अपने यान को उससे अटैच करने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी कूपर किसी तरह अपने यान को एंड्योरेंस शिप से अटैच कर देता है, जिससे एंड्योरेंस फिर से स्टेबल हो जाता है। लेकिन अब इनके पास इतना ईंधन नहीं होता कि जिससे वह उस आखिरी बचे एडमंड्स के ग्रह पर जा सके। मगर कूपर कहता है कि हम ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करके उनके एंड्योरेंस शिप को आखिरी बचे ग्रह की ओर धकेल सकते हैं, जिससे कम ईंधन में हम वहां पहुंच सकते हैं। साइंस की भाषा में इसे स्लिंग शॉट कहते हैं, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से स्पीड देते हैं। अब स्लिंग शॉट से वो अपने एंड्योरेंस शिप को उस तीसरे ग्रह की तरफ धकेल देते हैं और अपने रोबोट को ब्लैक होल में छोड़ देते हैं ताकि वह रोबोट ब्लैक होल के क्वांटम डेटा को कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज सके, जिससे प्रोफेसर ब्रैंड के प्लान ए को पूरा करके पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। पर रोबोट के ब्लैक होल के अंदर जाते ही उससे संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने यान को एंड्योरेंस शिप से अलग कर देता है ताकि उसका वजन कम हो जाए और अब एंड्योरेंस शिप पर अकेली एमेलिया बची है। कूपर ऐसा इसलिए करता है ताकि प्लान बी को पूरा किया जा सके और मानव के अस्तित्व को बचाया जा सके। कूपर ब्लैक होल के अंदर बड़ी तेजी से खिंचता जा रहा होता है, तभी उसका यान पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और वह कूपर को वार्निंग देता है कि जल्दी इस यान से डिटैच हो जाओ। कूपर जैसे ही उस यान से बाहर निकलता है तभी वो यान ब्लास्ट हो जाता है और अब वह ब्लैक होल के अंदर तेजी से गिरता जा रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत आ गया, मगर मरने की बजाय वो एक टेसरैक्ट में पहुंच जाता है, जहां से वह अपने घर में मौजूद उस किताबों वाले कमरे को देखता है जिसके बारे में उसकी बेटी मर्फ उसे कहती थी कि उस कमरे में भूत है। इस टेसरैक्ट में कूपर समय में आगे पीछे भी देख सकता है। कूपर उस कमरे में अपनी बेटी मर्फ को देखता है जो अभी बहुत छोटी है और कूपर किताबें गिराकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने की कोशिश करता है, पर मर्फ समझती है ये कोई भूत है। आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में मर्फ ने अपने डैड से कहा था कि मेरे रूम में भूत है जो किताबें गिराता है और मुझे लगता है कि वो भूत आप है, और सही में वो फ्यूचर का कूपर ही होता है जो किताबें गिरा रहा होता है। ऐसा करके कूपर अपनी बेटी को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा होता है कि वह उसे जाने से रोक ले। उस मैसेज को मर्फ ने नोट भी कर लिया था कि स्टे यानी मत जाओ। हालांकि मर्फ ने अपने डैड को मिशन पर जाने से मना भी किया था, लेकिन कूपर फिर भी चला जाता है। तभी उस टेसरैक्ट में कूपर को ब्लैक होल में भेजे हुए उस रोबोट का मैसेज आता है जिसे कूपर ने ब्लैक होल के क्वांटम डेटा को कलेक्ट करने के लिए भेजा था। वह कूपर को बताता है कि उसने वो पूरा क्वांटम डेटा कलेक्ट कर लिया है जिससे प्रोफेसर ब्रैंड की ग्रेविटी के अधूरे इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं और प्लान ए के जरिए पृथ्वी के लोगों को बचा सकते हैं। इसके बाद कूपर सब समझ जाता है और अपने रोबोट से कहता है कि फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने यानी कि एडवांस लोगों ने मुझे नहीं चुना बल्कि मेरी बेटी को चुना है। रोबोट बोलता है किस लिए? कूपर बताता है दुनिया को बचाने के लिए। दरअसल ये टेसरैक्ट फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने बनाया है, यानी कि एडवांस लोगों ने बनाया है। ये लोग कौन है ये तो नहीं पता, मगर वह इंसानों को बचाना चाहते हैं। उन्होंने ये टेसरैक्ट इसलिए बनाया है ताकि कूपर यहाँ से मर्फ तक सारा डेटा भेज सके और मर्फ पूरी दुनिया को बचा सके। अब प्रॉब्लम ये थी कि कूपर उस डेटा को मर्फ तक पहुंचाए कैसे। तभी कूपर को बुकसेल पर रखी घड़ी दिखाई देती है जो उसने मिशन पर जाने से पहले मर्फ को दी थी। कूपर ग्रेविटी की मदद से उस घड़ी की सुई में मोर्स कोड के जरिए सारा डेटा भेज देता है। मोर्स कोड मैसेज भेजने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप टॉर्च लाइट को ऑन ऑफ करके या किसी स्विच को क्लिक करके उसके टोन से या और भी कई तरीकों से आप अपने मैसेज को भेज सकते हैं। अब जब मर्फ उस घड़ी को देखती है तो उसकी घड़ी की सुई अजीब तरह से हिल रही होती है। मर्फ एक साइंटिस्ट है, इसलिए वह समझ जाती है कि उसके डैड ही मोर्स कोड के जरिए उसे डेटा भेज रहे हैं, जिसके बाद वो उस डेटा को समझकर ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। इधर कूपर जिस टेसरैक्ट में होता है वो टेसरैक्ट वहां से गायब हो जाता है क्योंकि एडवांस लोगों ने इसे सिर्फ कूपर के जरिए मर्फ तक डेटा भेजने के लिए ही बनाया था और अब उनका काम पूरा हो गया। उस टेसरैक्ट से बाहर निकलने के बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स कूपर को ढूंढ लेते हैं। जब कूपर की आंख खुलती है तो वह खुद को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है। कूपर देखता है कि इंसानों ने उस स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी को मास्टर कर लिया है, जिसके कारण काफी लोग वहाँ बिना परेशानी के रह रहे हैं। उस स्पेस स्टेशन का नाम कूपर स्टेशन होता है, जो कि कूपर की बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा होता है, यानी कि मर्फ ने पूरे पृथ्वी के लोगों को बचा लिया है। इसके बाद जब कूपर अपनी बेटी से मिलता है तो वह काफी बूढ़ी हो चुकी होती है, जबकि कूपर की उम्र कुछ साल ही बड़ी होती है। कूपर अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारा भूत मैं ही था। मर्फ बताती है मुझे पता है, साथ ही मुझे ये भी पता था कि आप वापस जरूर आओगे। कूपर पूछता है कैसे? मर्फ बताती है क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे वादा किया था। जिसके बाद मर्फ कूपर से कहती है कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, आप जाइए, मेरे पास यहाँ मेरे बच्चे हैं। कूपर पूछता है कहाँ जाऊँ? मर्फ बताती है एमेलिया ब्रैंड के पास। जिसके बाद कूपर उस आखिरी बचे ग्रह की ओर निकल जाता है जहाँ एमेलिया गई थी और अंत में हमें दिखाया जाता है कि एमेलिया एडमंड्स के ग्रह पर पहुंच जाती है और वहां जाकर वह अपना हेलमेट निकाल देती है। इसका मतलब कि वहां का वातावरण इंसानों के रहने लायक है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।